अस्सलाम वालेकुम। लास्ट में हमने जो है ना देखा था गोइटर, और गोइटर का हमने ये देखा था कि वो होता क्या है, एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट हो जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड की, उसको हम गोइटर कहते हैं। और गोइटर जो होता है उसके बारे में हमने ये देखा था कि उसकी क्लासिफिकेशन थी कि वो हमारे पास जो है वो हो सकता है कि वो जो है वो सिंपल हो, वो इन्फ्लेमेटरी हो, वो न्यूप्लास्टिक हो, या वो टॉक्सिक हो। ठीक है, अब हम बात करने लगे ग्रेव्स डिजीज़ की, जो इसकी क्लासिफिकेशन में ही आ रही है गोइटर की। और गोइटर की जो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था टॉक्सिक, उसके अंदर ये जो डिफ्यूज़ फॉर्म थी ना टॉक्सिक की, एक डिफ्यूज़ थी और एक हमारे पास मल्टी नोड्यूलर थी। जो डिफ्यूज़ फॉर्म होती है ना हमारे पास टॉक्सिक गोइटर की, वो एक्चुअली होती है ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, अब ग्रेव्स डिजीज़ में होता क्या है कि एक्चुअली ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, और ऑटो इम्यूनिटी ऐसी होती है कि उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म ही हो। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। T3 T4 का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब थायराइड और ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास जिसमें होता है ना हाइपोथायरॉयडिज्म, वो जो स्टेट होती है उसको हम हैशीमोटो में कंसिडर करते हैं, हैशीमोटो थायरॉइडाइटिस। उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा होता है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। लेकिन ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। So Graves' disease is actually autoimmune disease which is characterized by presence of multiple autoantibodies, mostly against the which are against the TSH receptor. तो TSH receptor कहाँ होता है? TSH receptor कहाँ होता है? जब हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो TRH रिलीज़ कर रहा होता है, पिट्यूटरी को कहता है तुम TSH रिलीज़ करो, और पिट्यूटरी से TSH जो होता है वो आके हमारे थायराइड फॉलिकल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं TSH के, उसके ऊपर आके वो लगते हैं और वहाँ से फिर थायराइड हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं थायराइड ग्लैंड से। तो TSH रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल्स होते हैं अंदर पड़े हुए, उनके ऊपर ये TSH रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ इन TSH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट आके जो है वो एक्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। एंड ग्रेव्स डिजीज़ इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिक गोइटर, जिसमें डिफ्यूजली हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है ग्रेव्स डिजीज़ में इनलार्ज कर जाता है। इसके अलावा हमने जो दो टर्म्स डिस्कस की थी, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस, उसमें हमने ये देखा था कि हाइपरथायरॉयडिज्म इज सिंपली कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो गई है, या ये कह सकते हैं कि जो हमारे T3 T4 लेवल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं बॉडी में। ठीक है, किसी भी वजह से। अब उसकी T3 T4 की ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास क्लिनिकली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये टेबल करना है एक हमारी जो है वो कॉजेज़ ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस में, कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्यों होता है, क्यों हमारा जो है ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी ना डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, और हमारे पास जो है एक स्टेट होती है जिसमें वो नॉट एसोसिएटेड विद द हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो ये टेबल है आपका 20.2, ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें दरअसल ना वो बता रहे हैं कि जो हमारे पास प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी मतलब कि इसमें क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि T3 T4 का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ आती है सबसे टॉप मोस्ट पे, ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है, उसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे पास जो है T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाता है और थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, दूसरा वो बता रहे हैं कि टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गोइटर। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़ तो हमारी डिफ्यूज़ गोइटर की फॉर्म है ना, दूसरा हमारे पास क्या होता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक फॉर्म में अगर हो जाए। इसके अलावा टॉक्सिक एडिनोमा, उसकी वजह से अगर हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर एडिनोमा बन गया तो उसकी वजह से। या हमारे पास आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, के आयोडीन ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। तो ये सारी हमारी प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म हो रही है। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स के थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, T3 T4 ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रहा है। दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि जो हमारे पास होते हैं सेकेंडरी, मतलब फॉर एग्जांपल उसमें हमारा थायराइड ग्लैंड है सच नहीं इन्वॉल्व हो रहा हाइपरथायरॉयडिज्म में, उसमें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, पीछे की तरफ जाना है आपने, पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, पिट्यूटरी में कोई कैंसर बन गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो TSH को ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, TSH आके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है और थायराइड ग्लैंड अल्टीमेटली T3 T4 ज़्यादा कर रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म करवा रहा है और उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही है। ठीक है,
और इसके अलावा जो हमारे पास होता है थर्ड चीज़, वो ये होती है कि हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है थायरोटॉक्सिकोसिस, कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ही थायरोटॉक्सिकोसिस हो। थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायराइडिज्म के अलावा भी किसी वजह से हो सकती है। तो वो चीज़ें जिसके अंदर हमारे पास जो हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं है, उसकी हमारे पास एग्जांपल ऐसी आती है जिसमें हमारे थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वो स्टेट होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ग्रेनुलोमेटस थायरोइडाइटिस है, या सब एक्यूट एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरोइडाइटिस है, या हमारे जो है वो किसी और मतलब कि एक्टोपिक हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन, मतलब थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब कि सब हमारे पास स्ट्रोमा ओवराई है जिसमें ओवरियन टेराटोमा बना हुआ है। ठीक है, या एक्सोजनस हम बाहर से थायरोक्सिन का इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है ना, लाइक कुछ पेशेंट्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म के, तो हम उनको बाहर से T3 T4 एक्सोजनस दे रहे होते हैं। तो उन केस में भी क्या होता है कि हमारे पास जो है वो थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है। तो थायरोटॉक्सिकोसिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स के, वो हमारे पास प्राइमरी है, वो सेकेंडरी हो सकता है, या वो ऐसा हो सकता है कि जिसमें वो हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, सो सिंपल सी ये बात है। अब हम बात करने लगे हैं कि एसोसिएटेड विद द हाइपरथायराइडिज्म की जो होती है थायरोटॉक्सिकोसिस, जिसकी वजह से उसमें प्राइमरीली हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करना है कि ग्रेव्स डिजीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंडोजनस हाइपरथायराइडिज्म। मतलब कि बाहर से हमने कोई थायराइड हार्मोन्स नहीं दे रहे, एक्सोजनस से बाहर से हम कोई थायराइड हार्मोन नहीं दे रहे, लेकिन एंडोजनस में अगर हम बात करें कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हाइपरथायराइडिज्म की वजह से कोई हमारे पास हो रही है, मतलब कि ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है, एंडोजनस हाइपरथायराइडिज्म की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ग्रेव्स डिजीज़ है। ठीक है, और फिर आगे से जब हाइपरथायराइडिज्म अल्टीमेटली हो जाएगा, मतलब ग्रेव्स डिजीज़ हुई, उसकी वजह से एंडोजनस हाइपरथायराइडिज्म हुआ, और फिर थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई। ठीक है, सो इसमें क्या मैनिफेस्टेशंस आएंगी? ट्रायड आएगा। हाइपरथायराइडिज्म हुआ, ग्रेव्स डिजीज़ हुई, सॉरी ग्रेव्स डिजीज़ हुई, हाइपरथायराइडिज्म हुआ, उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ, थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ। ठीक है, दूसरा क्या होता है? ऑफ्थेल्मोपैथी आती है। ठीक है, हमारी जो है आपको पता है ना, ग्रेव्स डिजीज़ में एक कंडीशन होती है एंडोफ्थेल्मोस, सॉरी एक्सॉफ्थेल्मोस। उसमें क्या होता है? हमारे आई बॉल जो प्रोट्यूड आउट करना शुरू हो जाता है, और हम ग्रेव्स डिजीज़ के पेशेंट्स को इसी से देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ग्रेव्स डिजीज़ का पेशेंट है, कि उसका आई बॉल जो है वो बाहर आया होता है, एक्सॉफ्थेल्मोस हुआ होता है। तो ऑफ्थेल्मोपैथी। तीसरी चीज़ क्या है इनमें? डर्मोपैथी, मतलब उनके अंदर जो है वो स्किन के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हुआ क्या? ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ मैंने आपको बता दी कैसे हुई, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से TSH रिसेप्टर्स के ऊपर आके हमारी एंटीबॉडीज़ लगी, उन्होंने TSH की जगह पर आके काम करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो गया, T3 T4 हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ? 3 सिम्टम्स आए। क्या क्या हुआ? थायरोटॉक्सिकोसिस हुई, दूसरा क्या हुआ? ऑफ्थेल्मोपैथी हुई, तीसरा क्या हुआ कि वहाँ पे डर्मोपैथी हो गई। समझ आ गई? उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो कुछ बता रहे हैं आपको कि देखें जो हमारा ग्रेव्स डिजीज़ है ना, ये किस एज में ज़्यादा कॉमन है? 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। वुमेन में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, फीमेल्स में मीन्स ज़्यादा कॉमन है ये। ठीक है, फीमेल ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं। ज़्यादातर आप फीमेल्स को देखते हैं कि उनके जो है ये ग्रेव्स डिजीज़ हुई होती है। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक एसोसिएशंस हो सकती हैं, लाइक हमारे पास जो है वो HLA DR3 के जो लोग होते हैं, या CTLA4 या PTPN22। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ। पैथोजेनेसिस में एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हमारे TSH रिसेप्टर्स के साथ लग जाती हैं आके। ठीक है, और स्टिमुलेट करती हैं हमारे थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को कि तुम लोग रिलीज़ करो क्या? थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, तो इसमें TSH का कोई कसूर नहीं है। TSH जो है वो अपने काम जो है वो नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज़ जो है वो TSH की जगह पे आके काम करना शुरू कर दिया है। तो पैथोजेनेसिस में 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरह की एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एक होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एक होती हैं थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और एक होती हैं TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, अब इस फिगर से ना आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास ये तीनों जो हमारे बन रही हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़, ये एक्चुअली कर क्या रही हैं? 3 तरह से ये काम कर रही हैं। एक ये है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बना रही हैं।
ठीक है। जब ये बनेंगी तो उसमें क्या होगा, हमारे रिजल्टेंटली T3 T4 ज़्यादा हो जाएंगे। TSH के रिसेप्टर पे ये एंटीबॉडीज़ जाके लगेंगी, ठीक है, और हमारे फॉलिकुलर सेल्स को कहेंगी कि तुम T3 T4 रिलीज़ करना शुरू करो। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म, और हाइपरथायराइडिज्म की वजह से फिर वो क्लिनिकल ट्रायल में सिम्टम्स आ जाएंगे। दूसरा, हमारे पास बनती है थायराइड ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनके नाम से आपको पता चल रहा है इसमें ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, हमारे जो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन होगी, हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्यूज गोइटर हो जाएगा। तीसरी क्या होगा कि ये हमारे पास TSH बाइंडिंग इनहिबिटर इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएगी। इसमें क्या होता है, इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये हमारे जो TSH की बाइंडिंग है उसको रोकेंगी, ठीक है, कि TSH को उसके रिसेप्टर के साथ लगने नहीं देंगी, खुद जाके लग जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या करवाती हैं, ये दो तरह से काम करवा सकती हैं। मैंने आपको बताया कि या तो ये थायराइड के फंक्शन को ज़्यादा भी कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। अगर तो ये ज़्यादा करवाएंगी तो उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि मतलब ये हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ को शो करेगा। लेकिन अगर इनहिबिट थायराइड फंक्शन करती हैं तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, और हाइपोथायराइडिज्म को हम जो है वो हैशीमोटो थायराइडिज्म में डिस्कस करते हैं कि जिस एंटीबॉडीज़ की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसको हम उसमें डिस्कस करते हैं, और जिसमें हाइपर होता है उसमें हम जो है वो आ जाते हैं अपने ग्रेव्स डिजीज़ की तरफ। तो ये 3 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो पहली वाली हैं वो क्या करवा रही थी, T3 T4 का लेवल ज़्यादा करवा रही थी। जो ग्रोथ वाली थी वो क्या करवा रही थी, हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी करवा रही थी, जिसकी वजह से डिफ्यूज़ गोइटर के सिम्टम्स आ रहे थे। और तीसरी हमारी होती हैं जो हमारे जो TSH होता है उसके अगेंस्ट में जाती है, उसकी बाइंडिंग नहीं होने देती। सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल में एक तो हमने डिस्कस कर लिया ना कि हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है और उसकी वजह से थायरोटॉक्सिकोसिस हो रही है, ठीक है, और वो सारे सिम्टम्स आना शुरू हो गए, स्वेटिंग हो गई, वो सारे क्लिनिकल फीचर्स आना शुरू हो गए, स्वेटिंग, पल्पिटेशंस, ठीक है, और हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो क्लिनिकल ट्रायल में था वो कौन सा था, इन्फिल्ट्रेटिव ऑफ्थेल्मोपैथी, जिसमें क्या होता है, एक्सॉफ्थेल्मोस होता है, आई बॉल बाहर प्रोट्रूड आउट करता है, ठीक है। उसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है दरअसल कि ऑटो इम्यूनिटी है ना, तो ऑटो इम्यूनिटी एक जगह पे तो होगी नहीं, थायरॉइड ग्लैंड में नहीं होगी सिर्फ, वो हमारी जो है वो आई बॉल के पीछे जो रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे भी ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे टी सेल्स आते हैं, ठीक है, और टी सेल्स आके वहाँ पे 3 काम करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, रेट्रो ऑर्बिटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है उनका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, टी सेल्स आ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो होते हैं उनका एडीमा और स्वेलिंग हो जाता है। तीसरा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड और जो हमारे पास ये सारे मतलब ECM कंपोनेंट ज़्यादा हो जाते हैं। और चौथा क्या होता है, यहाँ पे एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब खुद सोचें, जहाँ वो जो है रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू में आँख के पीछे टी सेल्स भी ज़्यादा हुए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स का एडीमा स्वेलिंग हो गई है, वहाँ पे ECM कंपोनेंट ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे फैट सेल्स ज़्यादा हो गए हैं, तो ऑब्वियसली जब तीनों ये सारी चीज़ें पीछे रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ में जो है वो जमा हो रही होंगी, तो उसकी वजह से वो धक्का देंगी हमारी आई को, और आई बॉल बाहर आ जाएगी, तो एक एक्सॉफ्थेल्मोस हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो है ना मॉर्फोलॉजी क्या होगी। मॉर्फोलॉजी में ग्रॉस में आपने क्या लिखना होता है कि मैंने आपको बताया कि डिफ्यूज़ गोइटर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि डिफ्यूजली हमारे पास जो है इनलार्ज गोइटर हमें नज़र आएगा ग्रॉसली। तो थायराइड ग्लैंड इज सिमेट्रिकली इनलार्ज्ड, क्यों होगा, क्योंकि डिफ्यूजली हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो रहा है हमारे फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स का, और ग्रॉसली हमें ये नज़र आएगा कि जो वेट ऑफ ग्लैंड होगा वो इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोपी में हमें क्या नज़र आएगा कि जो हमारे होते हैं ना एपिथेलियल सेल्स थायराइड फॉलिकल्स के, वो जो है ना थोड़े से कोलमनर हो जाते हैं और क्राउडी टुगेदर हो जाते हैं। ये सेम वही वाला जो हमने पढ़ा था ना ग्रेव्स डिजीज़ में, सॉरी गोइटर में देखा था, उसकी जो डिफ्यूज़ फॉर्म थी उसमें भी यही हो रहा था, क्राउडिंग हो रही थी एपिथेलियल सेल्स की। और हमें जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ है कि जो हमारा जो है यहाँ पे ग्रेव्स डिजीज़ में एक्चुअली क्या हो रहा होता है, जो हमारे T3 T4 होते हैं ना वो ज़्यादा बन रहे होते हैं, ठीक है। जब वो ज़्यादा बन रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से ना हमारा जो मतलब कोलॉइड मटेरियल होता है वो यूज्ड अप हो जाता है इतना ज़्यादा, मतलब पीछे से T3 T4 बनता जा रहा है, तो उसकी वजह से कोलॉइड कम हो जाता है। तो हमें क्या नज़र आता है कि कोलॉइड यहाँ पे हमें पेल नज़र आता है, ख़त्म हुआ हुआ स्कैंटी सा नज़र आता है, ठीक है, थोड़ा सा नज़र आता है कोलॉइड मटेरियल। इसके अलावा हमें यहाँ पे पिपिल्ले नज़र आते हैं, ठीक है, मतलब वो जो पिपिलरी इनफोल्डिंग्स नज़र आती हैं, जो हमारे पिपिल्ले होते हैं ना वो फॉलिकल्स के ल्यूमेन में ऐसे प्रोजेक्ट करे होते हैं, वहाँ पे हमें उन्होंने पिपिलरी प्रोजेक्शंस दी होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है वो नज़र आते हैं, प्लाज्मा सेल्स नज़र आते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि आपको सबसे पहले तो आप अगर गौर करें, इसके फॉलिकुलर सेल्स हैं पड़े हुए, ठीक है, और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो कोलमनर हैं थोड़े से, और कोलमनर हैं और क्राउडेड टुगेदर हुए हैं। इसके अलावा आप गौर करें
कि यहाँ पे हमारे पास जो कोलॉइड है वो कम हो गया है, ठीक है, स्कांटी हो गया हुआ है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमें पेपिलरी इनफोल्डिंग्स नज़र आती हैं। नॉर्मली ये इनफोल्डिंग्स नहीं हुई होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये पेपिलरी इनफोल्डिंग्स नज़र आती हैं। इसके अलावा हमें प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह वहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ग्रॉस में आपने ये लिखना है कि हमें डिफ्यूजली इनलार्ज्ड गोइटर मिलेगा, उसका वेट इंक्रीज़ नज़र आएगा। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें जो है वो हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी फॉलिकल्स की, ठीक है, हाइपरप्लेजिया नज़र आएगा, ठीक है, और हमें जो है वो फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स जो है वो कोलमनर नज़र आएंगे, क्राउडेड टुगेदर नज़र आएंगे, पेपिलिटीन फोल्डिंग्स बनी होंगी, कोलाइड जो होगा वो कम हो गया होगा, हमें अंदर जो है वो लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी जिसमें प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स वगैरह होंगे। फिर क्लिनिकल फीचर्स में वही होगा कि 3 जो हमने क्लिनिकल ट्रायड में देखा ना, एक्सोफ्थेल्मोस, दूसरा क्या होगा ऑफ्थेल्मोपैथी, जिस वही हो गया ना एक्सोफ्थेल्मोस। इसके अलावा वो सारे वो थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स आ रहे होंगे। और तीसरा क्या हो रहा होगा कि वो जो था ना प्री टीबियल विक्सिडिमा, ये भी एक्चुअली एंटीबॉडीज़ की वजह से क्या होता है कि जो स्केली थिकनिंग हो जाती है स्किन की, जो मोस्टली टीबिया के आगे वाली स्किन होती है ना, ठीक है, वहाँ पे एडीमा हो जाता है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ऑरेंज पील टेक्सचर आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ऑरेंज होता है ना, उसकी जो पील होती है, मतलब कि छिलका होता है, उस तरह का टेक्सचर आना शुरू हो जाता है। और लैब में अगर हम देखें ना, तो लैब फाइंडिंग्स में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज़ में ऑब्वियसली क्या होगा, T3 T4 हार्मोन ज़्यादा हुए होंगे ऑटोइम्यूनिटी की वजह से, उसकी वजह से फीडबैक की वजह से TSH कम हो गया होगा। और जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन होगा वो भी उसकी अपटेक इंक्रीज़ हो गई होगी। क्यों इंक्रीज़ हो गई होगी? क्योंकि T3 T4 हार्मोन ज़्यादा बन रहे हैं, उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी हमारे ग्लैंड की। तो वो आयोडीन जो हम रेडियो एक्टिव आयोडीन बाहर से देंगे वो ज़्यादा अपटेक करेगा, तो उससे हमें पता चल रहा होगा कि थायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रेव्स डिजीज़।